सर हम रिस्क मैनेजमेंट टॉपिक पढ़ रहे थे, हम चीज़ें पढ़ी जो करेंसी रिस्क होता है, हमारा ट्रांजैक्शन रिस्क होता है, उसको हमने किस तरह हेज किया। एक तो फॉरवर्ड रेट के थ्रू हेज किया, मनी मार्केट के थ्रू हेज किया। सर तीसरा हमारे पास है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, इसके थ्रू हम कैसे हेजिंग करते हैं, इसके थ्रू हम कैसे उस रिस्क को मिटिगेट करते हैं जो हमें रिस्क तंग कर रहा होता है एक्सचेंज रेट का। तो सर डेरिवेटिव्स क्या है? सबसे पहले डेरिवेटिव जो है ना वो एक हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, डेरिवेटिव्स के अंदर बहुत सारे टाइप्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों की डिफरेंट डिफरेंट रिस्क को कैटर करता है वो। करेंसी के अलग करता है, इंटरेस्ट रेट को अलग करता है। तो वन बाय वन को देखते हैं। सर डेरिवेटिव, सबसे पहले डेरिवेटिव की अपनी कोई प्राइस नहीं होती। ठीक है ना, जब कोई भी बंदा डेरिवेटिव लेता है तो डेरिवेटिव वो किस लिए लेता है? कोई ना कोई अंडरलाइंग एक्सपोजर को प्रोटेक्ट करने के लिए लेता है। कोई ना कोई अंडरलाइंग रिस्क जो उसको गेज कर रहा होता है, उस रिस्क को अवॉइड करने के लिए वो डेरिवेटिव लिया जाता है। तो सर डेरिवेटिव की अपनी कोई प्राइस नहीं होती। ठीक है ना, डेरिवेटिव की प्राइस डिपेंडेंट होती है उसकी अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट पे जिसका वो डेरिवेटिव होता है। ठीक है, अब डेरिवेटिव की अगर बेसिक एग्जांपल मैं लूँ, डेरिवेटिव की वैल्यू कोई नहीं होती, लेकिन डेरिवेटिव की वैल्यू डिपेंड करती है उसके अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट पे। फॉर एग्जांपल टोयोटा होंडा, टोयोटा साउदर्न मोटर्स, ठीक है, एक शोरूम है। अब टोयोटा ने एक नई गाड़ी निकाली, करोला क्रॉस, बीच में। ठीक है, रिसेंटली इन्होंने एक नई गाड़ी लॉन्च की, टोयोटा करोला क्रॉस। सर उसकी वैल्यू थी $30,000 फॉर एग्जाम्पल। अब जब इन्होंने नई नई गाड़ी निकाली तो इनकी गाड़ी बिक नहीं रही थी, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिस्काउंट ऑफर लगाया। डिस्काउंट ऑफर क्या लगाया इन्होंने? 15% डिस्काउंट कूपन्स कुछ लोगों को बांटे। कुछ बड़े बड़े वेल्दी इंडिविजुअल्स थे, उनको 15% का कूपन, डिस्काउंट कूपन, एक पेपर था वो उनको इशू कर दिया कि अगर ये बंदा जो भी बंदा ये डिस्काउंट कूपन लेकर आएगा ना, उसको हम 15% का डिस्काउंट देंगे गाड़ी की वैल्यू पे। गाड़ी नहीं बिक रही थी तो गाड़ी को लोगों को डिमांड बढ़ानी है तो कुछ ना कुछ अट्रैक्टिव ऑफर देनी पड़ेगी। तो सर इन्होंने डिस्काउंट कूपन लिया। अब इस कूपन 15% डिस्काउंट कूपन एक पेपर है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक पेपर है। अब 15% का जो डिस्काउंट दिया, अब एक बंदा अगर वो कूपन का पेपर लेकर जाता है टोयोटा के पास, तो वो उसको $30,000 पे 15% का डिस्काउंट, तो $4,500 का डिस्काउंट दे देंगे। इसका मतलब सर उस कूपन पेपर की वैल्यू है $4,500, कि वो जो भी बंदा उस पेपर को लेकर जाएगा ना तो गाड़ी पे $4,500 का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो कूपन की कोई अपनी वैल्यू थी या कूपन की वैल्यू डिपेंडेंट थी गाड़ी की वैल्यू पे? ठीक है, तो कूपन की अपनी कोई वैल्यू नहीं थी, कूपन का एक पेपर था। लेकिन जब तक वो गाड़ी थी तो कूपन का पेपर वैलिड था, जब तक वो गाड़ी नहीं होगी तो कूपन का पेपर वैलिड नहीं होगा। ठीक है ना, तो वो डिस्काउंट जो था ना वो क्या था इफेक्टिवली? सर वो डिपेंडेंट था उस कूपन पेपर की वैल्यू क्या थी, वो एक डेरिवेटिव है इफेक्टिवली, एग्जाम्पल पर्पज के लिए, कि उसकी वैल्यू डिपेंडेंट थी गाड़ी की वैल्यू के ऊपर। तो सर जैसे ही अगर $35,000 की वैल्यू थी तो 15% का डिस्काउंट 4,500 था। लेकिन जब डिमांड बढ़ने लगी, लोग आने लगे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्राइस बढ़ा दी। उन्होंने 30 से $35,000 की प्राइस कर दी। अब डिस्काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? उस कूपन का पेपर जो जिसके पास है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? सर $35,000 पे लगेगा 15%, तो $5,250 की उसकी वैल्यू हो जाएगी। डेफिनेटली जब गाड़ी की वैल्यू बढ़ेगी तो डिस्काउंट की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो सर इफेक्टिवली हो क्या रहा है, अब ये कूपन जो अपनी वैल्यू कैसे चेंज कर रहा है, अपनी वैल्यू ड्राइव कैसे कर रहा है? गाड़ी की वैल्यू से ड्राइव कर रहा है। तो सर डेरिवेटिव भी इसी तरह का होता है। डेरिवेटिव एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट से अपनी वैल्यू को ड्राइव कर रहा होता है। उसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती, वो सिर्फ अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू को गेज करके अपनी वैल्यू बना रहा होता है मार्केट के अंदर। वो किस तरह ऑपरेट होता है इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो उसकी हमने देखी कि इसकी अपनी कोई प्राइस नहीं है। ठीक है, ये डिपेंड करता है दूसरी की प्राइस पे। फिर ये सेटल होता है लेटर डेट पे, क्योंकि डेफिनेटली आप रिस्क क्यों गेज करते हैं? क्योंकि आपको एक टाइम विंडो दी होती है, उसमें आपको डर लग रहा होता है कि यार एक्सचेंज रेट एडवर्सली मूव ना हो जाए और मुझे 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद एक पेमेंट करनी है इसकी वजह से। तो डेरिवेटिव की सेटलमेंट होती है वो लेटर डेट पे होती है। वो लेटर डेट क्या होती है? वो आपकी ट्रांजेक्शन डेट होती है, उससे पहले वाली डेट होती है। ठीक है, और इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट या तो जीरो होती है या बहुत ही मिनिमल होती है। ठीक है ना, इनिशियल इन्वेस्टमेंट या तो जीरो होती है या बहुत ही मिनिमल होती है। मतलब आप जब डेरिवेटिव लेते हैं ना जाके अपने रिस्क को गेज करने के लिए, तो आपको अपफ्रंट कोई कैश पेमेंट नहीं करनी पड़ती। ठीक है, या बहुत ही मिनिमल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, बहुत ही मिनिमल वैल्यू देनी पड़ती है। लेकिन वो डेरिवेटिव आप क्यों लेते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट आप क्यों लेते हैं? जस्ट टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ अगेंस्ट द फ्यूचर फ्लक्चुएशंस। सर इसका मतलब ये डेरिवेटिव है और ये जो गाड़ी ये अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट है हमारे एग्जांपल के अंदर। अब हम आते हैं अपने प्रॉपर लेक्चर्स पे। करेंसी फ्यूचर्स, करेंसी फ्यूचर इज अ डेरिवेटिव। अब ये फ्यूचर वो वाला फ्यूचर नहीं है, मुस्तकबिल वाला फ्यूचर नहीं है। करेंसी फ्यूचर्स एक प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट है मार्केट में, एक प्रोडक्ट है करेंसी फ्यूचर्स। ठीक है ना, फ्यूचर्स कहते हैं उसको। मतलब एक प्रोडक्ट है, इसकी एक मार्केट है, ये ट्रेड होते हैं, सब कुछ होता है। तो इसको हम एज अ डेरिवेटिव पढ़ेंगे कि ये एज अ डेरिवेटिव, एज अ हेजिंग इंस्ट्रूमेंट कैसे यूज होता है, ये कैसे प्रोटेक्ट करता है आपके रिस्क को। ठीक है ना, करेंसी फ्यूचर है मतलब करेंसी के रिस्क को हेज करेगा। सर सबसे पहले तो ये बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है। मतलब आप अगर कॉन्ट्रैक्ट ओपन करोगे आज तो आपको कॉन्ट्रैक्ट क्लोज भी करना पड़ेगा। आपने कॉन्ट्रैक्ट किया अपने रिस्क को हेज करने के लिए, कल आपको लग रहा है कि नहीं यार रिस्क तो है नहीं, उल्टा गेम की सिचुएशन आ रही है। ठीक है ना, मुझे लग रहा था डॉलर महंगा हो जाएगा,
लेकिन डॉलर सस्ता हो रहा है, तो ये बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है, आप भाग नहीं सकते। एक दफा आपने कॉन्ट्रैक्ट को इनिशिएट किया तो यू हैव टू क्लोज आउट द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। आप बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है, आप फंस जाओगे इसमें। दूसरा, अगर आपने बाय किया है तो सर बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट तो सेल करना पड़ेगा आपको, या अगर आपने शुरू में सेल किया है तो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट तो आपको बाय करना पड़ेगा। आपको अपने कॉन्ट्रैक्ट को क्लोज आउट करना पड़ेगा, क्लोज आउट करके ऑपोजिट काम करना पड़ेगा। जो आपने इनिशियल काम किया उसको ऑपोजिट करना पड़ेगा। अगर इनिशियली आपने बाय किया तो फिर आपको सेल करना पड़ेगा क्लोज करने के लिए। अगर आपने इनिशियली सेल किया तो आपको फिर क्लोज आउट करना पड़ेगा बाय कॉन्ट्रैक्ट करके, ठीक है। इसमें आपको गेन लॉस भी एक्सपेक्टेड है, वो देख लेंगे किस तरह होता है। सर एक्सचेंज ट्रेडेड होते हैं, ये मिलते हैं कहाँ पे, ये एक्सचेंज ट्रेडेड होते हैं, इनके स्पेसिफिक एक्सचेंजेस होते हैं, ये वहीं होते हैं सर। इसमें मार्जिन किस तरह आता है वो देख लेते हैं। सर ये कॉन्ट्रैक्ट के हमारी एग्जैक्ट एक्सपोजर के साइज के हिसाब से मिल जाते हैं। अगर मुझे $30,000 का एक्सपोजर हेज कराना है तो मुझे $30,000 का मिल जाएगा, नहीं सर, इसके स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट साइजेस होते हैं, इसके स्पेसिफिक स्टैंडर्ड साइज होते हैं। वो आप फ्यूचर करेंसी का फ्यूचर लेने जाएंगे तो अगर आपका $30,000 का एक्सपोजर है तो सर आपको एक्जैक्टली $30,000 का एक्सपोजर नहीं मिल जाएगा। हो सकता है कि उसकी जो अमाउंट है उसका कॉन्ट्रैक्ट $10,000 साइज का हो, ठीक है ना, $5,000 साइज का हो, $8,000 साइज का हो। तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइज होंगे तो आपको नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखने पड़ेंगे, कितने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में लूँ ताकि मैं $30,000 का पूरा हेज करूँ। हो सकता है कि आप $30,000 से कम हेज करवाएं या $30,000 से ज़्यादा हेज करवाएं, क्योंकि एग्जैक्ट अगर कॉन्ट्रैक्ट साइज डिफरेंट होंगे तो आपका अमाउंट आपके एक्सपोजर को मीट नहीं करेगा और कॉन्ट्रैक्ट आपको होल नंबर में मिलेंगे, पॉइंट भी नहीं मिलेंगे कभी भी। तो ये एक इसमें मसला भी है, इसको हम देख लेते हैं। प्लस सर ये क्वार्टरली अवेलेबल होते हैं, ये हर वक्त अवेलेबल नहीं होते। कॉन्ट्रैक्ट जब क्लोज करना होता है तो क्लोज की डेट होती है, तो साल में 4 दफा अवेलेबल होते हैं, मार्च, जून, सितंबर एंड दिसंबर, क्वार्टरली अवेलेबल होते हैं। इसको हम डिटेल में देख लेते हैं। पहले हम इसका समझते हैं मैकेनिज्म। इसमें मेजॉरिटी थ्योरेटिकल एरियाज टेस्ट होते हैं ओटीज के अंदर या सेक्शन सी के अंदर, लेकिन इसका मैकेनिज्म समझना जरूरी है। अगर हम जितना अच्छा मैकेनिज्म समझ लेंगे तो उसकी थ्योरी हमें अच्छी स्ट्रॉन्ग ग्रिप बन जाएगी, इसकी किस तरह ये ऑपरेट करता है एक्चुअली। सर मुझे पेमेंट करनी $100 की 3 महीने बाद, वही मेरा रिस्क है शुरू से, ठीक है ना, ट्रांजेक्शन रिस्क है। अब मुझे डर गया है डॉलर बढ़ना जाए, डॉलर बढ़ना जाए, डॉलर बढ़ना जाए, एक्स्ट्रा कैश पे ना कर दूं, एक्स्ट्रा कॉस्ट ना आ जाए। आज का मैंने स्पॉट रेट देखा 270 था, 270 पर डॉलर, डायरेक्ट कोट पाकिस्तान के अंदर। पेमेंट करनी 3 महीने बाद। अब सर मैं टेंशन में था, ठीक है, मैंने एक्सचेंज देखा, मुझे एक दोस्त मिल गया, ठीक है, उसने बोला यार क्या हुआ, मैंने कहा यार मुझे पेमेंट करनी $100 की, तो उसने कहा फॉरवर्ड दे दो। उसने कहा फॉरवर्ड सब देख लिया मैंने यार, फॉरवर्ड में सब कुछ करके देख लिया, लेकिन अब कुछ डिफरेंट देखना है मुझे, कोई दूसरा हेजिंग इंस्ट्रूमेंट देखना। उसने कहा करेंसी फ्यूचर ले दो, तो उसने कहा करेंसी फ्यूचर किया। इसने कहा जिस मार्केट में आप खड़े हुए हो ना, स्टॉक जिसको स्पॉट मार्केट है, एक दूसरी मार्केट है फ्यूचर मार्केट, वहाँ वो लेके गया मुझे। तो फ्यूचर मार्केट भी प्रॉपर एक फ्यूचर मार्केट थी, ठीक है। वहाँ इसने मुझे दिखाया कि डॉलर का रेट चल रहा है 270 पर डॉलर, अज्यूम कर लेते हैं सेम रेट चल रहा है। तो उसने कहा अगर तुम्हें बाय करना है ना 3 महीने बाद, तुम एक काम करो, फ्यूचर मार्केट में आज बाय कर लो डॉलर को, $100 बाय कर लो, $100 का बाय कॉन्ट्रैक्ट कर लो, $100 का बाय कॉन्ट्रैक्ट करो फ्यूचर मार्केट में, एक्चुअल मार्केट में नहीं। तो क्या मुझे $100 देने पड़ेंगे, $100 के पैसे देने पड़ेंगे उस वक्त? नहीं सर, मैं सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट करूंगा, सिर्फ पेपर पे लिखत पढ़त होगी कि मैंने $100 का बाय कॉन्ट्रैक्ट किया है आज की डेट पे, 1 जनवरी को, ठीक है, मतलब 3 महीने बाद मुझे पेमेंट करनी है, 1 अप्रैल को पेमेंट करनी है मुझे। तो सिर्फ लिखत पढ़त होगी, और अगर कोई इनिशियल इन्वेस्टमेंट वो मांगेगा, कोई चार्जेस वगैरह मांगेगा तो मैं इसको दे दूंगा, लेकिन $27,000 पूरे मैं इसको नहीं दूंगा $100 के हिसाब से। बस एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट मैंने कर लिया, बाय कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गया फ्यूचर मार्केट के अंदर, करेंसी फ्यूचर का $100 का, ठीक है। इसके बाद मैं घर चला गया। सर 3 महीने हो गए, 3 महीने हुए, पेमेंट ड्यू हो गई, सब सप्लायर को पेमेंट करनी $100 की। मैं दोबारा आया मार्केट में, मैंने स्पॉट देखा $300 हो गया, अब $300 डॉलर हो गया। अब मुझे फिर वो झटका लगा कि यार 270 था, $300 हो गया, अब तो पेमेंट करनी है तो टाइम भी नहीं है। तो मजबूरतन मैंने क्या किया, मैंने $300 लिया और मैंने $30,000 मैंने पे किए, और 270 शुरू में रेट था। तो अफेक्टिवली सर मुझे लॉस कितना हो गया, $3,000 का। $27,000 में डे 1 पे मेरी कॉस्ट लग रही थी, और इस रिस्क की वजह से $30,000 मुझे पे करने पड़े। तो अफेक्टिवली एक लॉस हो गया, रियलाइज लॉस हो गया। मैंने एक्स्ट्रा पेमेंट कर दी ना, मुझे डॉलर चाहिए था एक्चुअल मार्केट से, मैंने जाके परचेज किए $300 पे, $100, तो मैंने $30,000 दे दिए, और जबकि शुरू में $270 का रेट था, तो 27,000 की कॉस्ट आ रही थी। सर अफेक्टिवली मैंने $3,000 ज्यादा दे दिए, मैंने लॉस कर लिया। जो रिस्क था वो मटीरियलाइज हो गया एक्चुअल मार्केट के अंदर। तो हेजिंग ने क्या काम किया, कुछ भी नहीं किया। नहीं सर, हेजिंग ने बहुत अच्छा काम किया। अब आपको याद आया कि यार आपका दोस्त आपको फ्यूचर मार्केट में ले गया था, ठीक है ना, 3 महीने पहले फ्यूचर मार्केट में ले गया था, और वो कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग था। कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग था, बाइंडिंग का मतलब आपको कॉन्ट्रैक्ट को क्लोज करना है। आपने कॉन्ट्रैक्ट बाय का किया था, क्लोज नहीं किया अब तक। आप फ्यूचर मार्केट में गए 3 महीने बाद, वहाँ बंदा बैठा हुआ था, आपने उसको पूछा यार फ्यूचर मार्केट में डॉलर का आज रेट क्या चल रहा है? इसने कहा सर $300 पर डॉलर चल रहा है, $300 पर डॉलर का रेट चल रहा है। तो आपने अपना नंबर वगैरह दिया, डिटेल्स वगैरह दी, उसने कंप्यूटर में चेक किया, उसने कहा आपने तो बाय कॉन्ट्रैक्ट किया था 3 महीने पहले, और आपने बाय किया है 270 में $100 का कॉन्ट्रैक्ट।
तो आज आपको क्लोज करना पड़ेगा, आज आपकी डेट है, तो क्लोज करने के लिए उसने बोला आपने बाय किया था ना, क्लोज करने के लिए सेल करना पड़ेगा। अगर आपने सेल किया होता तो बाय करना पड़ता, तो आपने बाय किया था तो ऑपोजिट कॉन्ट्रैक्ट करें, सेल करता तो क्लोज हो जाए। ठीक है, आपने कॉन्ट्रैक्ट सेल कर लिया, ठीक है ना, आपने सेल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, सेल का कॉन्ट्रैक्ट किया 300 रुपये में जो रेट चल रहा था, तो इफेक्टिवली सर आपने सेल का कॉन्ट्रैक्ट किया, अब वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया क्लोज। तो सर आपने क्या सेल किया तो वो 30,000 रुपये दे देगा आपको? नहीं, क्योंकि आपने बाइंग के वक्त भी 27,000 रुपये नहीं दिए थे उसको, आपने सिर्फ लिखत पढ़त की। अभी भी वो लिखत पढ़त करेगा कि आपने सिर्फ सेल का कॉन्ट्रैक्ट किया और कॉन्ट्रैक्ट क्लोज कर दिया। तो सर फायदा क्या हुआ? सर वो सिर्फ नेट के डिफरेंस को सेटल करेगा, जो नेट डिफरेंस रह गया ना, दोनों पर्चों को उठाएगा, बाय कॉन्ट्रैक्ट सेल कॉन्ट्रैक्ट, सेल इतने का गया, बाय इतने का गया, डिफरेंस क्या पड़ रहा है, डिफरेंस देख लो, लेना है देना है। तो सर आपने सेल कितने का किया? 30,000 रुपये का, 300 का, 30,000 अमाउंट है, 300 रेट है, और आपने बाय कितने का किया था? 27,000 का, 270 के रेट पे। तो सेल माइनस बाय आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको गेन मिलेगा 3,000 रुपये का इन टर्म्स ऑफ अमाउंट। तो वो 3,000 रुपये फ्यूचर मार्केट वाला आपको कैश पे कर देगा कि नेट डिफरेंस हम सेटल करते हैं, हम एक्चुअल अमाउंट्स पे नहीं जाते, हम सिर्फ लिखत पढ़त करते हैं, और जो भी नेट डिफरेंस होती है, जो पोजीशन मार्केट की होती है नेट पे, हम वो या तो ले लेते हैं या पे कर देते हैं कस्टमर से। तो सर उसने आपको 3,000 रुपये कैश दे दिए। अब 3,000 रुपये जो एक हाथ से आपने अभी एक्चुअल मार्केट में दिए थे लॉस के नाम पे, वो 3,000 रुपये आपको रीइंबर्स हो गए फ्यूचर मार्केट से। तो हुआ क्या सर, आपका जो डर था ना, जो डर मटीरियलाइज हो गया था, 3,000 रुपये चले गए थे, फ्यूचर मार्केट ने वो 3,000 रुपये लाके आपका लॉस कंपनसेट करवा दिया। आपका लॉस क्या किया? कंपनसेट करा दिया, 100% कंपनसेट हो गया, कंपनसेट हो गया। तो सर जो डर था वो खत्म हो गया, रिस्क भी खत्म हो गया, पेमेंट भी हो गई, और कुछ मसला भी नहीं हुआ। तो फ्यूचर इस तरह ऑपरेट होते हैं मार्केट के अंदर कि आपको क्या करना पड़ता है, आपको शुरू में कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, बाय का सेल का, डिपेंड ऑन द नीड। आपने बाय का कॉन्ट्रैक्ट किया, आपको फिर उसको सेल का कॉन्ट्रैक्ट करके उसको क्लोज करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, आप भाग नहीं सकते, आप भाग नहीं सकते। अगर 300 का रेट था और अगर ये रेट 250 का हो जाता, कम का हो जाता, तो आप 250 का रेट भी अगर आप करते एक्चुअलाइज मार्केट में, जो भी आपको गेन लॉस होता, तो आपको फ्यूचर में जाकर उसको क्लोज करना था। और फ्यूचर में अगर आप क्लोज करते ना, तो आपको अगर एक्चुअल में गेन हुआ था, तो फ्यूचर में आपको डेफिनेटली लॉस होगा, आपको डेफिनेटली लॉस होगा, क्योंकि हेजिंग इंस्ट्रूमेंट अगर आपको यहाँ रिस्क से बचाते हैं ना, वहाँ आपको गेन भी नहीं लेने देते। दिस इज अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपको एक्चुअल में गेन आएगा तो सर फ्यूचर में आपको डेफिनेटली लॉस आएगा, वो गेन आपके लॉस को खत्म कर देगा और आप दोबारा नेट पोजीशन पर अपनी आ जाएंगे। आपका सिर्फ रिस्क हेज करेगा, आपकी अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठाने देगा आपको वो कभी भी। ठीक है, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा फीचर के देखा हमने, इसमें बाय सेल होता है। अगर आपने बाय किया तो सेल करना पड़ेगा, अगर आपने सेल किया तो आपको बाय करना पड़ेगा। ठीक है सर, गेन लॉस, डेफिनेटली आपको गेन भी हुआ, लॉस भी हुआ। इसमें तो कोई गेन लॉस नहीं हुआ, आपका जो गेन लॉस हुआ वो कंप्लीटली आपकी गेन ने फ्यूचर मार्केट ने आपको ऑफसेट कर दिया। एक्सचेंज ट्रेडेड डिफरेंट एक्सचेंजेस पे होते हैं, हर किसी के साथ नहीं होते। ठीक है, मार्जिन को हम देख लेते हैं। फिक्स कॉन्ट्रैक्ट साइज हमने देख लिया कि फिक्स कॉन्ट्रैक्ट साइज में मिलते हैं, हर अमाउंट का नहीं मिलता। ठीक है, और क्वार्टरली अवेलेबल होते हैं, साल में 4 दफ़ा अवेलेबल होते हैं। ठीक है, अब सर केस बी, इनिशियली डॉलर 270 का आपने देखा और 300 में आपने परचेस किया। व्हाट इफ एक्चुअल मार्केट 3 महीने बाद आप आए, 3 महीने बाद आप आए मार्केट में, डॉलर चल रहा था 250 रुपये का, आप खुश हो गए कि यार 270 का था तो शुक्र है कि 250 का हो गया। तो आपने क्या किया, 25,000 पे किए इसको, और अफेक्टिवली आपने 2,000 रुपये का गेन कमा लिया। आपने बोला यार 2,000 रुपये मेरे बच गए, वरना मैं उस वक्त ले लेता तो 27,000 का होता और तो मेरा रिस्क हुआ ही नहीं, उल्टा वो डॉलर कम हो गया। तो आपको लगा 2,000 का मैंने गेन कमा लिया। अब आप निकल रहे थे मार्केट से, तो आपका फॉरन कॉल आई फ्यूचर मार्केट से कि भाईजान आपने एक कॉन्ट्रैक्ट किया था 3 महीने पहले बाय का कॉन्ट्रैक्ट, उसको क्लोज तो करो आगे। तो आप गए फ्यूचर मार्केट में, वहाँ आपने रेट देखा 250 का चल रहा था। ठीक है, तो उसने बोला क्या करना पड़ेगा, उसने बोला आपने बाय का कॉन्ट्रैक्ट किया ना, अब आपको सेल करना पड़ेगा। तो सेल कितने पे करना पड़ेगा? 250 पे। इसने कहा ठीक है सेल कर दो। ठीक है ना, सेल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया आपने। जब सेल का कॉन्ट्रैक्ट किया तो उसने आपसे 2,000 रुपये कैश मांगे। आपने कहा किस चीज़ के भाई? इसने कहा आपने बाय किया था 270 में, सेल किया 250 में, तो 250 माइनस 270, तो आपने इफेक्टिवली 20 रुपये का लॉस किया है। 20 रुपये का लॉस किया सर आपने, 20 रुपये का लॉस किया, $100 का लॉस है। तो 20 × 100, 2,000 रुपये का लॉस हुआ है। हम नेट डिफरेंस में सेटलमेंट करते हैं फ्यूचर वाले, हम एक्चुअल पे नहीं आते, हम लिखत पर देखते हैं बाय कितने किया, सेल कितने किया, जो नेट डिफरेंस होता है या तो वो लेते हैं या देते हैं। तो आप हमें 2,000 रुपये दे दें, तो जो 2,000 रुपये 2 मिनट पहले आपने एक्चुअल में कमाए थे, जिस पर आप खुश हो रहे थे बहुत, वो 2,000 रुपये फ्यूचर वाला लेके चला गया। ठीक है ना, तो हेजिंग से मतलब ये पता चला कि अगर वो रिस्क आपको प्रोटेक्ट कर रहा है तो आपको किसी अपॉर्चुनिटी को भी गेन नहीं करने देगा, वो अपॉर्चुनिटी भी खा जाएगा फ्यूचर। तो दिस इज द एक्चुअल सिनेरियो, ये मैकेनिज्म चलता है सर। इसकी कैलकुलेशन वगैरह नहीं पूछी जाती, लेकिन इस मैकेनिज्म से आपको ये पता लगेगा कि आपकी थ्योरी पे अच्छी ग्रिप होगी और ओटीज और सेक्शन सी के सवाल अच्छे तरह से कर सकते हैं। सर क्वार्टरली अवेलेबल होते हैं,
हर साल साल में 12 महीने अवेलेबल नहीं होते। मार्च में कुछ क्लोज हो रहेंगे, कुछ जून में क्लोज हो रहेंगे, कुछ सितंबर में क्लोज हो रहेंगे और कुछ दिसंबर में क्लोज हो रहेंगे। ठीक है ना। मार्च के जो क्लोज होंगे तो उनकी ओपनिंग कब आएगी? फेब में आएगी, जन में आएगी। भाई ये मार्च वाले कॉन्ट्रैक्ट हैं कि मार्च में एक्सपायरी डेट है, आप ले सकते हैं। जिनकी जून में एक्सपायरी डेट होगी तो डेफिनेटली वो अप्रैल में ओपन हो जाएंगे। जिनकी सितंबर में होगी 2 महीने पहले ओपन हो जाएंगे। तो इनकी टाइमलाइंस होती हैं, वो सब चीज़ें होती हैं इसके अंदर। अब फॉर सपोज आप जनवरी में खड़े हुए हैं, आपको पेमेंट करनी है 15 फेब को, 15 फेब या 20 फेब पेमेंट करनी है डॉलर्स की। ठीक है ना। तो आप कौन सा कॉन्ट्रैक्ट लेंगे इसमें? सर आप हमेशा वो कॉन्ट्रैक्ट लेंगे जिसका क्लोज आउट आपकी ट्रांजैक्शन के बहुत करीब हो। अगर आप फरवरी में कोई पेमेंट आपको करनी है तो आपके पास अर्लीस्ट कॉन्ट्रैक्ट कौन सा अवेलेबल? मार्च वाला। आप मार्च का कॉन्ट्रैक्ट लेंगे, आप मार्च का कॉन्ट्रैक्ट लेंगे, ऑप्ट फॉर द मार्च कॉन्ट्रैक्ट नियरेस्ट टू द ट्रांजैक्शन। ठीक है ना। अब सर आप ज़रूरी है कि अब अगर आपको 20 फेब को पेमेंट करनी है तो आपको 10 मार्च तक वेट करना पड़ेगा, 20 मार्च तक वेट करना पड़ेगा उस डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने का? नहीं। अगर आपकी 20 फेब की पेमेंट ड्यू है और कॉन्ट्रैक्ट मार्च में एंड होगा डेरिवेटिव का, तो आप इसको अर्ली क्लोज आउट कर सकते हैं। आप फ्यूचर मार्केट में जाएं, आप बोले यार 10 मार्च को मेरा डेरिवेटिव एक्सपायर हो रहा था फ्यूचर का, लेकिन मेरी पेमेंट 20 दिन पहले हो गई है, तो आज क्लोज कर दो। तो जो भी उस दिन का रेट होगा वो उसके अकॉर्डिंग सेल बाय करके डिफरेंस आपसे सेटल कर लेगा। तो आप इसको अर्ली क्लोज आउट कर सकते हो। क्लोज आउट इन फैब, अर्ली क्लोज आउट इज अवेलेबल इन फ्यूचर्स। लेकिन फॉरवर्ड के अंदर, सर फॉरवर्ड के अंदर अर्ली क्लोज आउट अवेलेबल नहीं था। फॉरवर्ड वाले ने बोला था जिस तारीख को आपको चाहिए उस तारीख को सेट कर लो, उसी डेट पे फॉरवर्ड का रेट लॉक हो गया, उसी डेट पे ट्रांजैक्शन होगी। अब कमोडिटी डेफर्ड होती है डिलीवरी डेट तक। ठीक है। लेकिन फ्यूचर के अंदर आप अर्ली क्लोज आउट भी कर सकते हो, फॉरवर्ड के अंदर आप अर्ली क्लोज आउट नहीं कर सकते। तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए हेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स के सारे। सर मार्जिन क्या होता है? जब भी हम फ्यूचर लेने जाते हैं ना, फ्यूचर मार्केट वाला, तो फ्यूचर मार्केट वाला कोई ना कोई इनिशियली जब आप फ्यूचर परचेज करते हैं करेंसी का फ्यूचर, तो वो कुछ ना कुछ आपसे सिक्योरिटी डिपॉजिट डिमांड करता है। ठीक है ना। जब एक नॉमिनल अमाउंट से डिमांड करता है, वो सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है, उसको हम टेक्निकल टर्म में कहते हैं इनिशियल मार्जिन, जस्ट लाइक डिपॉजिट। ठीक है ना। वो रखता है अपने पास, वो आपको रिटर्न भी कर देगा जब आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा तो। लेकिन फॉर द पर्पज ऑफ सेफ्टी वो क्या करता है, एक सिक्योरिटी डिपॉजिट रखता है। सर फिर वेरिएशन मार्जिन क्या होता है? सर आपका जब डेरिवेटिव आपने 1 जनवरी को लिया और आपका 30 मार्च को डेरिवेटिव क्लोज होगा, तो डेरिवेटिव की मार्केट और फ्यूचर्स की मार्केट और डेली बेसिस पे अपडेट हो रही है। अब वो डेली बेसिस पे आपको देखेगा कि आपको आज कितना लॉस हुआ, कितना गेन हुआ, कितना लॉस हुआ, कितना, आपका अकाउंट मेंटेन होगा प्रॉपर। तो अगर वो आपको लॉस होता रहेगा, अगर आपको लॉस होना शुरू हो जाएगा डे 1 से ही, तो सर वो हर हफ्ते आपको कॉल करेगा कि भाईजान आके वेरिएशन मार्जिन जमा करें, आपको लॉस हो रहा है। क्योंकि उसको पता है कि अल्टीमेटली ये कॉन्ट्रैक्ट जो क्लोज होगा ना, या इससे पैसे लेने पड़ेंगे हमें एक साथ, तो वो थोड़े थोड़े पैसे आपसे ले रहा होता है हर दिन के हिसाब से, ताकि एक साथ सारा बर्डन आप पे भी नहीं आए और उस पर भी ना आए। तो वेरिएशन मार्जिन, अगर इन केस आपको प्रॉफिट हो रहा होगा तो वो प्रॉफिट भी आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो रहा होगा डेली बेसिस का, वो प्रॉफिट क्रेडिट करेगा। लेकिन अगर लॉस हो रहा होगा तो आपको वेरिएशन मार्जिन जमा कराना पड़ेगा, लॉस की पेमेंट करनी पड़ेगी, मार्क टू मार्केट करेगा डेली बेसिस पर आपको, डेली बेसिस पर। और अगर लॉस होगा तो आपको पेमेंट पीरियडिकल वाइज करनी पड़ेगी, या फोर्टनाइटली या वीकली जो भी होगा उसका अरेंजमेंट होगा करनी पड़ेगी आपको। सर आई होप दिस इज क्लियर, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। करेंसी फ्यूचर्स किस तरह ऑपरेट करते हैं, उसके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और वो फॉरवर्ड से कितना डिफरेंट है, तो ये सब चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। सर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।